नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भारतीय संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारा संविधान का आर्टिकल 79 जो है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। देखिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संसदात्मक लोकतंत्र है और संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में समन्वय आवश्यक माना गया है और इसी संबंध में राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग भी बनाया गया है। देखिए, भारतीय संसद का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हम भारतीय संविधान सभा के सामने महत्वपूर्ण ये प्रश्न था कि संसद की स्थिति के संबंध में हम कौन सा मॉडल अपनाएं, यानी ब्रिटेन का मॉडल अपनाएं, ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाएं या अमेरिका की व्यवस्था को। देखिए, ब्रिटेन में हम जानते हैं कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और जिसके अनुसार कि संसद किसी भी विषय पर कानूनों का निर्माण कर सकती है और संसद द्वारा जो निर्मित विधियां हैं उसको किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ मॉडल था अमेरिका का। अमेरिका की जो कांग्रेस है, जो वहाँ की पार्लियामेंट कहलाती है, वो एक सर्वोच्च संस्था नहीं मानी जाती। यानी अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ लिखित और कठोर संविधान है। तो इसके कारण अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके कानून निर्माण की जो शक्तियां हैं वो असीमित नहीं हैं। इसके अलावा अमेरिका में जुडिशल रिव्यू की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है और इस कारण अमेरिका की जो कांग्रेस है वो जिन कानूनों का निर्माण करती है सर्वोच्च न्यायालय के सामने उसको चुनौती दी जा सकती है। ये न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो यानी इस व्यवस्था के कारण ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में न्यायालय की सर्वोच्चता है, व्यवस्थापिका की नहीं। तो अब ये दोनों मॉडल का जब हमने अध्ययन किया, संविधान सभा के सामने ये महत्वपूर्ण प्रश्न था कि किस मॉडल को हम अपनाएं, तो भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया गया है। संविधान निर्माता संसद की प्रभुसत्ता के आदर्श से प्रभावित थे और इसे अपनाना भी चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था है भारत में, तो संघात्मक व्यवस्था और लिखित और कठोर संविधान और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, इन सभी के कारण संसद को सभी विषयों में कानून निर्माण की शक्तियां नहीं दी जा सकती थीं और साथ में न्यायिक पुनरावलोकन की भी व्यवस्था भारत में रखी गई। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाना चूँकि संघात्मक व्यवस्था थी तो इसके लिए आवश्यक था। अतः भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के साथ साथ हमने ये आवश्यक माना कि दोनों जो व्यवस्थाएं हैं, दोनों जो मॉडल हैं, इसके बीच का जो रास्ता है वो अपनाया जाए। भारतीय संविधान में एक अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैंड के संसदीय जो प्रभुसत्ता है उसके सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया गया है। देखिए, भारतीय संसद को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है भारतीय संसद, महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन भी करती है, लेकिन इसके कार्यों पर अनेक सीमाएं भी हैं। इसकी शक्तियां हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम ये अध्ययन करें कि संसद की जो प्रभुसत्ता है वो असीमित नहीं है, उसके ऊपर अनेक सीमाएं हैं उसके कार्यों के ऊपर। चूँकि संघीय प्रणाली है, संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है, तो शक्तियों को सीमित किया भी गया है। देखिए, कुछ जो सीमाएं हैं उसका अध्ययन करना चाहेंगे। जैसे लिखित और कठोर संविधान है, यानी संविधान में संशोधन हेतु एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। संसद देश के लिखित संविधान की शिशु है, यानी संसद की प्रभुसत्ता संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा सीमित है। संघात्मक शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ और हमारा संविधान का अधिकांश जो हिस्सा है वो लिखा हुआ है, तो इसलिए संसद की जो प्रभुसत्ता है वो संविधान के लिखित प्रावधानों के द्वारा सीमित है। संविधान का जो अनुच्छेद 245(1) है उसमें कहा भी गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार ही करेगी। देखिए, ब्रिटिश संविधान के विपरीत भारतीय संविधान फिर कठोर भी है, जिसके अंतर्गत संवैधानिक कानूनों के निर्माण यानी संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है।
संविधान के जो बहुत सारे प्रावधान हैं वो ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए केवल संसद के जो दोनों सदन हैं उसके द्वारा और अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना ज़रूरी होता है। कठोर संविधान के कारण संसद की कानून निर्माण की शक्ति को सीमित कर दिया गया है। फिर हम लेंगे कि संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत तथा संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा। देखिए, भारतीय संविधान संसद को प्रभुसत्ता प्रदान इसलिए भी नहीं करता कि संविधान की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो अपनाया गया है, और संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। संसद जो है वो संशोधन करती है, लेकिन संसद मूल अधिकारों से ही संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, सीमित कर सकती है, लेकिन संसद को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान का जो मूल ढांचा है उसको ही परिवर्तित कर दे या उसको ही नष्ट कर दे। संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जो राज्य सूची के जो विषय हैं, आपको मालूम है संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो जो राज्य सूची है उसके विषयों पर संसद की कानून बनाने की जो शक्ति है वो सीमित है। भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अंतर्गत विधायिका है, ऐसा प्रोफेसर टी.के. टोपे ने इस संबंध में लिखा है। फिर हम लेंगे मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, यानी संसद द्वारा संविधान में जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको अपनाए बिना मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी संसद की प्रभुसत्ता पर जो सबसे बड़ी सीमा है वो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, यानी जिसके अनुसार कि संसद द्वारा जो निर्मित कानून है वो न्यायपालिका की जांच के दायरे में है। यदि सर्वोच्च न्यायालय इसको ऐसा लगता है कि संसद द्वारा निर्मित जो विधियां हैं वो संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं बनाई जा रही या संविधान का उसमें उल्लंघन हो रहा है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को नल एंड वाइड घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। इसी तरह से राजनीतिक कुछ सीमाएं हैं कि राजनीतिक दृष्टि से भी जो संसद है लोकमत, पब्लिक ओपिनियन के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकती। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी समुचित सम्मान करना होता है। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का विघटन भी करवा सकता है। तो यानी इस तरह से भी कुछ उसके ऊपर सीमाएं लगी हुई रहती हैं। अब हम लेंगे कि भारतीय संसद के कार्य क्या हैं, भारतीय संसद की शक्तियां क्या हैं। देखिए, भारतीय संसद जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। संसद को संघीय सूची तथा संवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। फिर इसके अलावा संकट काल, इमरजेंसी जिस समय घोषित की जाती है, तो संकट काल की घोषणा के काल में जो राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर संसद कानून बना सकती है। इसी तरह जब कभी 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो प्रस्ताव पास करके संसद से किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की मांग करते हैं तो संसद फिर कानून उस पर बना सकती है। इसी तरह से राज्यसभा के यदि 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके वो ये कहें कि राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची की ये जो विषय है वो राष्ट्रीय हित का है और इसके ऊपर अब संसद के द्वारा इस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का की शक्ति दी जाए, संसद को दी जाए, वो अनुरोध करते हैं तो फिर संसद कानून बना सकती है। यानी राज्यसभा यदि अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि अमुक जो विषय है वो राष्ट्रीय हित का है और अब इसमें संसद केंद्र की जो संसद है वो कानून बनाने का कार्य करे, तो राज्य सूची का जो वो विषय है उसके ऊपर केंद्रीय संसद कानून बना सकती है। अब हम लेंगे इसकी वित्तीय शक्तियाँ। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदानों की जो मांगे हैं वो संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। संसद जो है वो ही प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है। नियंत्रक और मालेगा जो परीक्षक हैं उनकी जो रिपोर्ट है उस पर विचार करती है और उचित कार्यवाही करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार ही नहीं होता। अब हम लेंगे कार्यपालिका शक्तियाँ। देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है
और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिमंडल उसी समय तक सत्तारूढ़ रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। तो यानी संसद अनेक तरीक़ों से कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। जैसे संसद के जो सदस्य हैं वो अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, इसके द्वारा सरकार पर नियंत्रण रख सकते हैं तथा उसे उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। संसद के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से सरकारी नीतियों के बारे में प्रश्न और जो पूरक प्रश्न होते हैं वो भी पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। संसद के जो सदस्य हैं वो बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर सकते हैं। सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह राज्यों से संबंधित शक्तियां हैं उनके पास, भारतीय संसद के पास, कि संविधान में संसद को अधिकार दिया हुआ है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वो उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है या नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है। संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। भारतीय संविधान में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया हुआ है और बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जिसमें कि अकेले संसद के जो दोनों सदन हैं वही उसमें संशोधन कर सकते हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य। संविधान का जो आर्टिकल 54 है उसके अंतर्गत संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। संसद के जो दोनों सदन हैं उसके सदन के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो इलेक्टोरल स्कूल होता है उसके सदस्य होते हैं, उसके अंग होते हैं। आर्टिकल 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं। इसी तरह महाभियोग संबंधी अधिकार भी हैं। देखिए, संसद के जो दोनों सदन हैं उनके द्वारा एक विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लगाना और उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव संसद में पारित किया जा सकता है। इस प्रकार संसद की जो शक्तियां हैं उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय संसद की जो शक्तियां हैं वो बहुत अधिक विस्तृत हैं। संसद को जो महत्वपूर्ण जो इस संबंध में बात है वो ये है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्यवाही चलानी पड़ती है। जब भी संविधान के कारण संसद के कार्य में रुकावट पैदा होती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को अधिकार नहीं है कि वह संविधान का जो मूल ढांचा है उसको बदल दे या उसको नष्ट कर दे। थैंक यू।